now it is clear. We left over normal range of axis deviation, as you remember from on lead 1 and lead 3. The ranges is between -30 से लेके +90 तक is normal axis deviation, as you can see in the diagram over here. And there is left axis deviation, that is from -30 से -90 तक left axis deviation. And then if you can see, this is from +90 से लेके यानी कि 100 से स्टार्ट करेंगे आप और +180 डिग्री तक, ये है abnormal right axis deviation. There are causes for left axis deviation and causes for right axis deviation. If you see the causes for right axis deviation and causes for left axis deviation, here on left side written on your slide, the causes for left axis deviation, physiological causes. Physiological causes का क्या मतलब होता है कि normal causes. Normal causes कौन सी हैं? इसके लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की, और एबनॉर्मल कॉजेस कौन सी हैं फॉर द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. इफ यू सी द फिजियोलॉजिकल कॉजेस, तो डीप एक्सपिरेशन में जो आपका एक्सिस है वो लेफ्ट डेविएट हो सकता है, रेंज में जा सकता है -30 से -90 तक. ये आपको मैंने पहले इसकी डायग्राम दिखाई थी कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट बन जाए और आपने मेमोराइज कर लेना है इसको. कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं डीप एक्सपिरेशन के, लाइंग डाउन में, ओबीज पेशेंट्स, मोटे लोगों में, लाइंग डाउन में और डीप एक्सपिरेशन में लेफ्ट का जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो सकती है फिजियोलॉजिकली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल कॉजेज. Then if you talk about the pathological causes, there can be left axis deviation and left ventricular hypertrophy. अब left ventricular hypertrophy किस वजह से हो सकती है? Due to systemic hypertension. कि बहुत prolonged किसी का blood pressure बंदे का raised रहता है, तो उसमें जो heart है उसके blood pressure के against उसको मूव करना पड़ता है और उसको जो है ब्लड को मूव करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है. तो जो मसल्स मैस है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर जाता है. या अब वहाँ एयोर्टिक वाल्व है जहाँ से कि ब्लड में पास करना है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द सिस्टम ऑफ द बॉडी, सो दैट कैन बी एयोर्टिक स्टेनोसिस. देन देयर कैन बी कंडक्शन पाथवे में उसकी कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई. अब कंडक्शन पाथवे कौन सा हो सकता है आपका कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, जिसमें कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी होगी प्लस वाइडनिंग ऑफ द क्यूरस कॉम्प्लेक्स, यानी कि बड़ा सा हो जाएगा क्यूरस कॉम्प्लेक्स. देन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स है वहाँ से जो आपका ब्लड है वो तेज से पंप होके हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर. सो आई एम गोइंग टू रिपीट द pathological causes of left axis deviation. These causes can come in your MCQs और आपसे इसका SCQ भी पूछा जा सकता है. What are the causes of left axis deviation? Physiological causes and pathological causes. Physiological कौन कौन से थे? Lying down में, obese patients में, and at the end of deep expiration. 3 causes ये हैं. Then pathological causes. Pathological में कौन कौन से हैं? Left ventricular hypertrophy due to hypertension or aortic stenosis, or left bundle branch block, left axis deviation with widening of QRS complex. Then ventricular tachycardia. These are the causes of your pathological causes. Then if you come across the causes of right axis deviation, that is from +90 से +100 आप कह लें 100 डिग्री से लेके, हमने आपको बताया था कि एक्सिस जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं डिग्रीज में. तो +90 से लेके 180 डिग्री तक अगर एक्सिस डेविएट हो गया लीड 3 में या लीड 1 में, तो आपका जो कॉजेज हैं वो होंगे राइट एक्सिस डेविएशन. राइट एक्सिस डेविएशन का मतलब है कि राइट हार्ट में कोई प्रॉब्लम, या फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या है और पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या है. पैथोलॉजिकल कॉजेज में आपके आ जाते हैं, पहले फिजियोलॉजिकल की बात कर लेते हैं. फिजियोलॉजिकल कॉजेज में एट द एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन, वो एक्सपिरेशन में था, ये इंस्पिरेशन में. फिर खड़े हुए बंदे में वो लाइंग डाउन में था. थिन लीन सब्जेक्ट्स में वो किसमें था? ओबीज सब्जेक्ट्स. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज कॉजेज. इसमें राइट एक्सिस डेविएशन की हो रही है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की हो रही है. देन पैथोलॉजिकल कॉजेज, बिकॉज राइट एक्सिस डेविएशन तो राइट वेंट्रिकल में कुछ हो सकता है. अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी. तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या रीजन हो सकता है? पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है.
पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है या पल्मोनरी स्टीनोसिस हो सकती है। इसके अलावा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकती है, टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट्स हो सकता है, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो सकती है। ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ योर राइट वेंट्रिकुलर एक्सिस डिविएशन या डेक्स्ट्रोकार्डिया। व्हाट डू यू मीन बाय डेक्स्ट्रोकार्डिया? कि आपका हार्ट जो है लेफ्ट साइड की बजाय वो राइट साइड की तरफ लोकेटेड हो बॉडी में बाय जेनेटिकली, तो दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। या अब उसमें था आपके लेफ्ट एक्सिस में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक था, तो यहाँ क्या होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और इसमें राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी और आपका क्यूरेस कॉम्प्लेक्स भी वाइट एंड हो जाएगा। So I am going to repeat the causes of right axis deviation. Right axis deviation के क्या causes हैं? Physiological, pathological. Physiological at the end of your deep inspiration और lying down में, और इसमें स्टैंडिंग में था, और इसके अलावा इन लीन सब्जेक्ट्स, लीन का क्या होता है? पतले दुबले। Then if you talk about the pathological causes, पैथोलॉजिकल कॉजेस का मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी may be due to pulmonary stenosis, pulmonary hypertension, tetralogy of Fallet's. Fallet's tetralogy you will study in neonatal physiology. Interventricular septal defects, or there can be a cause due to right bundle branch block, which will cause widening of QRS complex and also right axis deviation. या फिर आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन कि आपका जो हार्ट है वो राइट साइड पर लोकेटेड। These are the different causes which you have to memorize. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। इसलिए याद कर लेने हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एमसीक्यू दे सकते हैं या शॉर्ट एससीक्यू आपको दे सकते हैं 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, कि आपने कॉजेस लिखने हैं राइट एक्सिस डेविएशन के और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। उसके बाद आ जाता है कि आपके ऑलवेज जब भी आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो आपने इसकी वोल्टेज भी मेजर करनी है। जो नॉर्मल वोल्टेज है वो तो रेंज करती है बिटवीन 0.5 से 2 मिलीवोल्ट तक। वोल्टेज होती है आपके किसी भी ईसीजी स्ट्रिप पर लिखी हुई होती है और वो आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी वोल्टेज है वो इंक्रीज भी हो सकती है, या कॉजेस ऑफ द कंडीशंस इन विच द ईसीजी वोल्टेज इज हायर वोल्टेज ईसीजी या फिर लोअर वोल्टेज ईसीजी के जब आप मेजर करेंगे या आपकी रिकॉर्डिंग में आएगी, ईसीजी की रिकॉर्डिंग में आपकी वोल्टेज रिकॉर्ड होगी, तो वो या तो हायर वोल्टेज ईसीजी होगी या लोअर वोल्टेज ईसीजी होगी। जो हायर वोल्टेज ईसीजी जो होती हैं वो अब आपकी स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स, वो कौन कौन सी थी? 1, 2 एंड 3। स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स जो थी वो आपकी 1, 2 एंड 3 थी। उसमें आप मेजर करेंगे, और कैसे मेजर करेंगे? फ्रॉम द पीक ऑफ द आर वेव टू द बॉटम ऑफ एस वेव। पहले आता है आपका क्यू, पी वेव इज एट्रियल डिपोलराइजेशन, देन एट्रियल repolarization is overlapped by ventricular depolarization, that is QRS complex. I am talking about ECG के ऊपर जो एक स्ट्रिप होती है QRS लेबलिंग हुई हुई होती है, और QRS लेबलिंग के ऊपर फ्रॉम दी बॉटम पहली जो आती है वो Q डिफ्लेक्शन है, देन R, टॉप ऑफ द R से लेके आपने बॉटम ऑफ द S तक जो मेजर करनी है, दैट इज योर वोल्टेज। नॉर्मल कितनी है? 0.5 से 2 मिलीवोल्ट। अब जब आप तमाम वोल्टेजेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तमाम जो 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स जो हैं 1, 2, 3 हैं उनमें आपने मेजर कर ली है, तो वो आपकी रिकॉर्डेड हो गई कि ज्यादा आ गई है, 4 मिलीवोल्ट से भी ज्यादा है। तो देन दैट पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? वही कॉजेस जो तमाम एबनॉर्मलिटीज के हो सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। अगर आप सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा, और उसमें वोल्टेज कहाँ कहाँ आप करेंगे कि सम ऑफ एस वेव्स जो हैं V1 चेस्ट स्टेट में और R वेव इन V5 मोर देन 35 मिलीमीटर। ये आप एक वैल्यू याद कर लें कि अगर आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो वहाँ कितना सम हो सकता है या कितनी वोल्टेज हो सकती है। या फिर आपकी राइट वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, वो किसमें होती है? या तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। इसमें बहुत इजी है रिमेंबर करना कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है तो वो लाजमी बात है कि आपका वहाँ से एओर्टा निकलता है। एओर्टा जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ब्लड प्रेशर का सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ठीक है,
तो जो जो राइट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए या स्टेनोटिक पल्मोनरी वेल्व, क्योंकि वो पल्मोनरी वेल्व है सिचुएटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड एग्जिट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होगा, अब लार्जर या हायर वोल्टेज आपकी जो है ईसीजी रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर उसके बाद आपके सेकेंड कॉज हो सकता है कि ये तो था आपका कि हाई वोल्टेज भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी डिक्रीज वोल्टेज भी रिकॉर्ड की जा सकती है इन योर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वो कौन कौन सी हो सकती हैं कि कोई पुराना उस बंदे को कोई हार्ट अटैक हुआ था, कोई इन्फाक्ट पड़ा हुआ है, ओल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो मसल मैस था आपके कार्डियक मसल मैस था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो आपकी डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन वेव जो है वो वेंट्रिकल्स में से स्लोली पास करेगी और ज्यादा पार्टिकल जो ज्यादा पोर्शन है ना आपका वेंट्रिकल्स का, वो उस डिलेड डीपोलराइजेशन की वजह से बहुत सारे मेजर पोर्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है। So this will show you the prolonged QRS complex but low voltage ECG. So number one I have discussed about the higher voltage ECG और secondly आपकी आ सकती है lower voltage ECG। पहला कॉज उसका कौन सा हो सकता है, ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोई कार्डियक डिक्रीज वोल्टेज ड्यू टू कार्डियक मायोपैथीज। कार्डियक मायोपैथीज में कौन सी चीज आ जाती है आपकी, कि ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्ट है। उसके अलावा आपकी कोई भी कंडीशन जो कि हार्ट को सराउंड कर रही है और उसकी वजह से जो वोल्टेज है या डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट है वो डिलेड हो रही है या स्लो हो रही है डीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट। वो कौन कौन सी रीजन हो सकती हैं, क्योंकि हार्ट को कवर अप कर रहा है, उसके बाहर लंग्स हैं, तो लंग्स के बाहर जो है प्लूरल अफ्यूजन हो जाए, फ्लूइड इन द लंग प्लूरा, तो उसमें क्या होगा कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, डिपोलराइजेशन जो है वो स्लो होगी, या फिर ये है कि हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड हो जाए। तो अगर फ्लूइड होगा हार्ट में तो दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल अफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल अफ्यूजन जो है वो भी शॉर्ट सर्किटिंग प्रोड्यूस कर देगा, डिलेड आपकी या डिपोलराइजेशन जो है वो डिलेड जाएगी और वोल्टेज जो है वो स्मॉलर होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की आपका उतना स्ट्रॉन्ग या इतनी हाई वोल्टेज ईसीजी नहीं होगी। या फिर क्या हो सकता है, लंग्स की कंडीशन है एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेसिव, या जब आप रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे देन यू विल कम एबल टू नो कि एम्फाइजीमा क्या होता है, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द एयर इन द लंग्स, एंड इन दैट केस जो आपकी लंग्स हैं वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेंगे और वोल्टेज जो लेवल जो है वो लोअर होगा, लोअर वोल्टेज इसलिए। So the conditions of cardiac myopathies which can cause this low voltage ECG, number one, old myocardial infarction, or number two, the conditions which are going to produce lower voltage ECG outside the lung is pleural effusion, pericardial effusion या फिर pulmonary emphysema। पल्मोनरी एम्फाइजीमा में जो लंग्स हैं वो एज इंसुलेटर एक्ट करेंगे, क्योंकि एयर में से ट्रैवल देर से करेगी आपकी वोल्टेज ऑफ जो ईसीजी की वोल्टेज है, जबकि जो फ्यूजन है उसमें फ्लूइड होता है तो फ्लूइड में भी स्लोली जो है ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से ये आपका कंडीशन प्लूरल फ्यूजन या पेरिकार्डियल फ्यूजन रिजल्ट कर सकती है इनटू लोअर वोल्टेज ईसीजी। फिर कुछ टाइप की वोल्टेजेस होती हैं जो कि आपकी QRS complex की prolonged pattern of the QRS complex दे सकते हैं। डिक्रीज नंबर वन पर अब आपने क्या कहा था, हाई वोल्टेज ऑफ ECG, और सेकेंड नंबर पर आपने कहा था डिक्रीज वोल्टेज ऑफ ECG, देन देयर कैन बी प्रोलोंगेशन ऑफ द QRS complex। कि जो आपका QRS complex है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, किस वजह से हो सकता है प्रोलॉन्ग, या तो ये कि हार्ट की डायलिटेशन हो चुकी है या फिर हाइपरट्रोफिड हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आपकी कंडक्शन पाथवे है या डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन वेव है वो जो क्यूरस कॉम्प्लेक्स बनना है उसका जो पाथवे है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नॉर्मल कितना है, अब नॉर्मल आपको क्यूरस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन ऑलवेज रिमेंबर, फिर आप बता सकते हैं ना कि प्रोलॉन्ग है कि ये स्मॉलर है या प्रोलॉन्ग है। नॉर्मल इज 0.06 से लेके 0.08 तक नॉर्मल है सेकेंड्स है, और प्रोलॉन्ग कब हो जाएगा जब 0.9 से लेके 0.12 सेकेंड्स तक प्रोलॉन्ग हो जाए। अब ये जो है
ये किस केस में हो सकता है? ये हो सकता है आपका कार्डियक, जो किसी के पेशेंट का कार्डियक हाइपरट्रोफी हो जाए या डायलेटेड हार्ट हो जाए। फिर उसके अलावा दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि परकंजी सिस्टम जो है, जो कि आपका बंडल ऑफ हिल्स के बाद आता है कंडक्शन पाथवे में, उसमें जो है कोई ब्लॉकेज आ जाए तो फिर क्या होगा कि बजाय इसके कि वो जो आपका कंडक्शन पाथवे था वो परकंजी सिस्टम से कंडक्शन गुजरे, वो वेंट्रिकुलर मास से होके गुजरेगा, जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, 1/3 ऑफ दैट ऑफ नॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी हो जाएगी। और जब भी आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है मोर देन 0.12 सेकेंड से, यानी 0.12 सेकेंड से जब भी ज्यादा होगा, तो आप ये जहन में रखिए कि देयर इज ऑलवेज सम ब्लॉकेज इन वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, यानी कि परकंजी सिस्टम में ब्लॉकेज हो सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉजेज याद करने हैं कि प्रोलॉन्गेशन पैटर्न ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस किस केस में हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता था? कार्डियक हाइपरट्रोफी या कार्डियक डायलिटेशन। सेकेंड कॉज क्या हो सकता था? नॉर्मल कितना होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? 0.08 सेकेंड से लेके 0.06 से लेके 0.8 सेकेंड तक। और कब आप प्रोलॉन्गेशन कंसिडर करते हैं? 0.9 सेकेंड से लेके 0.12 सेकेंड तक। उसके अलावा आपका क्या ब्लॉकेज हो सकती है? परकंजी सिस्टम में ब्लॉकेज हो सकती है। जब परकंजी सिस्टम में ब्लॉकेज होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये वेंट्रिकुलर मास से होके गुजरेगा। और जब भी आपका 0.12 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा तो आप समझ लें कि कंडक्शन वेलोसिटी जो 1/3 होगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो 0.12 सेकेंड से ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है आपके वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर उसके बाद आ जाती है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जो कि आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शक्ल को ही बिगाड़ देंगे। बिजार कॉम्प्लेक्स, बिजार, बिजार का मतलब होता है कोई उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होगी क्यूआरएस की, जैसे कि क्यू आती है वेव, फिर आर ऊपर जाती है, फिर एस नीचे आती है, और फिर उसके बाद आपका नॉर्मल लेवल पर आकर रिपोलराइजेशन ऑफ वेरिएट हो जाता है। इसमें बिजार हो सकता है। बिजार अब किसकी वजह से हो सकती है कि कोई भी कार्डियक मसल जो पूरे का पूरा आपका हार्ट मसल है वो कहीं से उसकी जो है डिस्ट्रक्शन हो जाए, और वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्ट था वो रिप्लेस्ड हो गया बाय द स्कार टिश्यू, जिसकी वजह से आपकी अब जब डिपोलराइजेशन होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब रिकॉर्ड करेंगे ऐसे पेशेंट के ईसीजी पर तो वो बिजार होगा। उसके बाद बिजार के बाद आ जाता है कि मल्टीपल स्मॉल ब्लॉक्स हो सकते हैं, लोकल ब्लॉक्स हो सकते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एट मेनी पॉइंट्स इन द परकंजी सिस्टम। या उसमें क्या होगा कि जो आपकी कार्डियक इम्पल्स है आपकी डिफरेंट इरेगुलर रैपिड शिफ्ट्स करेगी वोल्टेजेस में, और एक्सिस डेविएशन भी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होगा। और ये आपको दे सकता है कि आपकी जो ईसीजी पीक्स हैं वो डबल या ट्रिपलेट्स पीक्स आ जाए। ये नहीं है कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है और उसकी एक पीक आ रही है, वो कहीं आ जाएगी ऊपर आ जाएगा, कहीं नीचे आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि देयर कैन बी due to destruction of cardiac muscle, there can be bizarre QRS complex, or there can be local blocks in the conduction pathway. Right bundle branch block हो सकता है, left bundle branch block हो सकता है, परकंजी सिस्टम में ब्लॉक हो सकता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स की एक पीक की बजाय मल्टीपल ट्रिपलेट्स या डबलेट्स आपकी पीक्स आ सकती हैं ईसीजी की लीड्स में, स्पेशली इन द बाइपोलर लिम्ब लीड्स। This is the diagram which is showing your prolonged QRS complex along with left bundle branch block. This is your diagram which is going to show you the bundle branch block. और जब आपकी deviation downward हो तो ये हमेशा negative side पर vector draw किया जाता है, और जब आपका कुछ जो है लीड 1 में ऊपर है तो ये पॉजिटिव साइड पर आपका वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। दिस इज द, अब रेंज ये कौन सी साइड पर आ रहा है, अगर आप बंडल ब्रांच के एक्सेस को याद कर लें, उसकी रेंजेस याद कर लें, तो ये था 0, ये था 180, यहाँ पूरी लाइन अगर इमेजिनरी ड्रॉ करें ऊपर +90 था, यहाँ -90 है, तो यहाँ +90 है, यहाँ -90 है, तो ये आप देख लें कि ये नेगेटिव साइड पर जा रहा है। तो सो दिस इज योर रेंज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर इसकी बजाय ये डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होती तो ये पॉजिटिव साइड पर आता। तो ये कौन सा एरिया आपका? राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, इसलिए सो यू हैव टू मेमोराइज दिस डायग्राम टू डायग्नोज द, आपको ड्रॉ करना
I'm not I'm 100% श्योर कि आपको ड्रॉ करना नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ ये डिफ्लेक्शन का पूछा जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा जा सकता है कि ये आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में है, नॉर्मल एक्सिस में है, या राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। Now I'm going to start a new topic from this chapter. Last 2 pages of this chapter, this is extremely important. You can come across a question, what is current of injury and what is J point? This is very important. Define current of injury and define J point. This is very important to memorize. इसमें ये है कि डिफरेंट कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, अगर आपका कोई मायोकार्डियल किसी पेशेंट का इन्फार्क्ट हो गया है, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है, कोई इस्कीमिया हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हार्ट जो है वो कॉज करेगा कि रिमेन पार्शली और टोटली डीपोलराइज्ड ऑल द टाइम. And when this occurs, the current flows in between the pathological depolarized and normally polarized area, even in between the heartbeats. This is called as current of injury. Injury का current, कि जब कहीं भी कोई पैथोलॉजी हो जाए हार्ट की, अब वो पैथोलॉजी किस वजह से हो सकती है? कोई हार्ट में इन्फेक्शन हुई है, कहीं उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो गया है, कहीं उसकी जो है डिस्ट्रक्शन हो गई है हार्ट की, और वहाँ इंजर्ड एरिया प्रेजेंट है, तो हार्ट जो है इन बिटवीन हार्ट बीट्स भी जो है करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, और हार्ट ऑल द टाइम डीपोलराइज्ड रहेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ करंट ऑफ इंजरी. आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन कि different cardiac abnormalities causes part of the heart to remain partially or totally depolarized all the time. Different cardiac abnormalities will cause the heart to depolarized or partially depolarized or depolarized all the time. And when this occurs, current flows between the pathological depolarized and the normally polarized areas in between the heartbeats. अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि पोलराइज्ड क्या होता है? पोलराइज्ड ये होता है कि हार्ट इज मोस्टली इन द पोलराइज्ड स्टेट, तो मतलब नो करंट इज फ्लोइंग इन बिटवीन द हार्ट बीट. कि जब एक आपको पता है ना कि मैंने कहा था कि ऑल और नन लॉस शो करता है हार्ट, या तो बीट करेगा या नहीं बीट करेगा. अब इसमें ये है कि अगर जो है वो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन हो रही है, तो फिर एक रिपोलराइजेशन आती है, और फिर अगेन डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, तो पॉज आता है उसमें. जैसे पी वेव आई, क्यूरस आया, फिर टी वेव आई, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर पी वेव आ गई. लेकिन इसमें क्या हो गया कि अब इंजरी है कहीं, तो ये नहीं है कि क्यूरस के बाद पी वेव ही आएगी, दरमियान में ही कोई और डिपोलराइजेशन की वेव आ सकती है. एट्रियल भी हो सकती है, वेंट्रिकुलर भी हो सकती है. तो सो दिस इज अ करंट ऑफ इंजरी फ्रॉम अ डैमेज्ड और इंजर्ड पार्ट, that is heart is partially or totally depolarized all the time. अब इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंजर्ड पार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट दैट इज डिपोलराइज्ड एंड इमिट नेगेटिव चार्जेस इट्स सराउंडिंग इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड्स, whereas the remainder of the heart is neutral और positive. जो इंजर्ड पार्ट है वो नेगेटिव अमिट्स करेगा, जबकि बाकी जो हार्ट है वो पॉजिटिव पोलराइज्ड रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा, या फिर न्यूट्रल रहेगा. दिस इज द, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि वो या तो पार्शली डिपोलराइज्ड होगा, तो जब भी डिपोलराइजेशन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो बाकी हार्ट है उसको एमिट करते रहेगा इम्पल्सेस, जिसकी वजह से बाकी हार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर न्यूट्रल रहेगा. दिस इज एक्चुअली कि एक जो है लीड इसको लगी हुई है, एक उसको लगी हुई है, तो हार्ट को जो है वो इम्पल्सेस नेगेटिव से पॉजिटिव जाई जा रही है इंजर्ड पार्ट से दूसरे एरियाज में. अब कॉजेस क्या थी, वही जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कॉजेस मोस्टली कॉजेस जो हैं, जो मोस्ट प्रॉब्लम है वो लोकल कार्डियक इस्कीमिया ऑफ द हार्ट, दैट इज जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो था, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, राइट कॉर्नरी आर्टरी है, तो वो जो है उनमें कहीं भी ना कहीं अक्लूजन होती है, ब्लॉकेज हो रही है ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्ट. कोई भी आपका इन्फार्क्ट का रीजन हो सकता है, और दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द जो है
इसका है इंजरी का, करंट ऑफ इंजरी का। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ करंट ऑफ इंजरी इज योर इस्कीमिया ऑफ द हार्ट। या फिर ये हो सकता है कि कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो चुका हुआ है, कोई डैमेज हो गया हार्ट को, या फिर ये है कि एंडोकार्डाइटिस, दैट इज इन्फेक्शियस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड द हार्ट। रोमैटिक फीवर हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन। So what are the causes? Now you can come across define current of injury and what are the causes of current of injury and what is the condition of the heart during current of injury and what is the J point. These are the 3-4 questions which you can come across. So definition I have told you: causes ischemia of the heart, coronary occlusion, that is the blockage of the blood flow to the heart. Then second is your mechanical trauma. Third is your infection of the heart, yeah, infection process, that is endocarditis, infection of the endocardium of the heart, या फिर subendocardial infection, या फिर rheumatic fever. These are the causes of processes which are going to cause the infectious process in the heart. आपको कहते हैं कि करंट ऑफ इंजरी होती क्यों है। लास्टली बात है, जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, एज आई हैव टोल्ड यू कि मोस्टली कॉजेज ऑफ दिस करंट ऑफ इंजरी इज इस्कीमिया। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल प्रेजेंट इन द केस ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया में वो ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं। इस्कीमिया का क्या मतलब है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो वहाँ क्या लैकिंग होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अकोमुलेट हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में फ्लो कर रहा तो वहां से जो है ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वहां जमा हो जाएगी, अकोमुलेट हो जाएगी। अब जब भी ऑक्सीजन की लैकिंग होगी तो वहां सेम है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं आगे जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं आगे जाएंगे तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज द कंडीशन दैट विल रिजल्ट ओवर देयर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉजेज। कॉजेज हमने कहा था कि इस्कीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है। अब जब इस्कीमिया ऑफ द हार्ट होगा तो व्हाई द करंट ऑफ इंजरी अकर्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1, नंबर 2 is accumulation of carbon dioxide and number 3 is your lack of nutrients. ठीक, these are the changes which are going to produce your current of injury. This is actually an infarcted area which is going to show in the left सेप्टम में ऊपर टॉप पर आपके दिखाया हुआ है कि इंजर्ड एरिया है। अब ये डीपोलराइजेशन वेव जो है वो तो पास कर रही है फ्रॉम हियर। अब यहाँ इंजरी ज़्यादा बढ़ गई है तो यहाँ फिर आपका ये जो शेडेड एरिया ये आपका करंट शो कर रहा है, ये वेक्टर शो कर रहा है और फाइनली आपका यहाँ से पास कर दिया। जब इसको ड्रॉ करेंगे ओवर हियर तो दिस इज योर लीड 1 में कैसा रिस्पॉन्स है, लीड 2 में कैसा रिस्पॉन्स है और लीड 3 में कैसा रिस्पॉन्स है। This is the response of QRS complex or appearance of J point over here. J point is a point which is drawn across, isoelectric line is drawn, no current is flowing in the ECG, no current is flowing in any lead is called as J point. अभी मैं आपको explain करती हूँ। So इसकी explanation ये है कि इस figure में बेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में न्यूली इंफाक्टेड एरिया है, यहाँ जो है लॉस ऑफ कॉर्नरी ब्लड फ्लो हो गया। Therefore, during the TP interval, what do you mean by TP interval? The ventricular repolarization and atrial depolarization. When the muscle mass is totally polarized. What do you mean by totally polarized? No current is going to flow. Abnormal negative current still flows. ये नॉर्मल है कि जब प्रीपोलराइजेशन हो जाती है, वेंट्रिकुलर एट्रियल डीपोलराइजेशन होनी है, अभी करंट नहीं जा रहा तो हार्ट जो डीपोलराइज्ड है उसके दौरान एबनॉर्मल नेगेटिव करंट जो है वो स्टिल फ्लो करेगा फ्रॉम द इंफेक्टेड एरिया, जो कि आपकी पिछली डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। दिस इज द इंफेक्टेड एरिया। वो कहता है कि यहाँ स्टिल जो है करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द इंफेक्टेड एरिया एट द बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल and spreads towards the rest of the ventricle. ठीक है, that is called as a current of injury. फिर वो कहता है कि इस करंट ऑफ इंजरी का जो वेक्टर है वो आपको मैंने दिखा दिया था, पीछे देखें कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब ये क्या था, ये आपकी
राइट एक्सिस डेविएशन की तरफ आपकी कंडीशन जा रही है। ठीक है, as shown in the lower portion of the figure, even before the QRS complex begins, this vector causes an initial record in lead 1. ये आप सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि आपका जो एंगल है या वेक्टर जो ड्रॉन किया गया है वो 125 डिग्रीज में किया गया है और टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द लीड एक्सिस 1 में का नेगेटिव साइड पर जा रहा है। डिफ्लेक्शन बिलो दिखाई गई है। इफ यू सी ओवर हियर, this is lead 1 and deflection is seen below the isoelectric line. So this is towards negative end, not towards the positive end. Normally तो positive end की तरफ आती है ना deflection, ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ जो है deflection आपकी below दिखाई गई है। So this is lead 2 में क्या है? Record above the line. If you see over here, lead 2 record is above the line. तो lead 2 में हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव साइड। ठीक हो गया। और लीड 3 में जो है अगेन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसलिए ये जो वेक्टर है वो लाइज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द लीड 3। द वोल्टेज ऑफ करंट ऑफ इंजरी इज इन लीड 3 इज मच ग्रेटर देन ईदर लीड 1 और लीड 2। इसलिए जो है हम किसकी कंसिडर करेंगे? लीड 3 का वेक्टर कंसिडर करेंगे, दैट इज प्लस 125 डिग्रीज एट दिस पॉइंट। अब वो कहता है कि जे पॉइंट क्या होता है? द जीरो रेफरेंस पॉइंट फॉर एनालाइजिंग करंट ऑफ इंजरी। जो पीछे डायग्राम में एक आपको पॉइंट दिखाया गया है जबकि कोई करंट जो है पास नहीं कर रहा, तो दैट इज पॉइंट वेयर ऑल द parts of the ventricles have become depolarized, including both the damaged part and the normal parts, so that no current is flowing around the heart. That point can be seen for the analyzation of current of injury, and that point is called as J point. This point occur at the end of QRS complex. If you see over here, this is a QRS complex and this is J point. Similarly, lead 2 में ये J point है छोटा सा, और ये लाइन जो है ये आपकी ECG के पूरी बेस पर ECG की जब आप स्ट्रिप लेते हैं तो यूं आप रूलर रख के एक लाइन ड्रॉ करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान, और वो एक लाइन जो है वो शो करेगी J पॉइंट को, जबकि जो आपका इंफेक्टेड एरिया है वो भी डिपोलराइज होकर खत्म हो चुका है और जो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स है वहां भी कोई करंट नहीं शो कर रहा। This is at the end of QRS complex and this is J point where no current is going to flow between or in and outside the heart or around the heart. That is called as J point. ठीक है, this is very important to memorize. What is current of injury? What are the causes of current of injury? And what is the J point? आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें आप वेक्टर ड्रॉ करके दिखाएं। प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग यू, इसलिए इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन आई है तो वो पॉजिटिव साइड पर आप ड्रॉ करेंगे वेक्टर में, और अगर नीचे की तरफ आई है तो वो आप नेगेटिव साइड पर ड्रॉ करेंगे लीड्स को देखते हुए कि 1 लीड में आ रहा है, 2 लीड में आ रहा है या 3 लीड में आ रहा है। और साथ ही साथ अब आपको J पॉइंट पे बताना चाहिए कि नो करंट इज फ्लोइंग अराउंड द हार्ट इज कॉल्ड एज J पॉइंट एंड दैट पॉइंट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। This is your normal ECG which is going to show your atrial depolarization, QRS complex is your ventricular depolarization, and T wave is your ventricular repolarization. There are 2 segments, that is ST segment, 3 intervals, PR interval, QT interval, RR interval, and you can measure the heart rate and you can see the rhythm of the heart. Please प्लीज 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 इस ECG को आपने बहुत अच्छी तरह लर्न करना है। इसी स्ट्रिप्स लेनी है मेडिसिन डिपार्टमेंट में से, और इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म दिस ECG इन प्रैक्टिकल्स आल्सो। और इसमें जो है आपका जो है वो आपको रेट लेना जरूर दिखाएंगे, सिखाएंगे भी, इसलिए कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for future point of view, and also you can come across the questions regarding ECG in your exams. Then previous ECG you have seen the Q
RS. This is your P wave. This is your QRS complex, and at the end of your QRS complex, isoelectric line has been drawn, and the point where no current is flowing, this in lead 1 is below the J point, below is J point, and in lead 3, this is above the QRS complex. At the end of S complex, this is your J point. Okay? This is your J point. This J point is for electrical analysis of electrical axis of injury potential, which is caused by a current of injury, and horizontal line is drawn into the ECG for each lead at the level of J point. J point को देखते हुए कि QRS complex के ऊपर जो है वो आपका J point विजिबल होगा, और आप उसके ऊपर रख के एक जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगी वो जीरो पोटेंशियल की लाइन होगी ECG में, और वहां से जो है आप इंजरी मेजर करेंगे कि इंजर जो है पार्ट वो कहाँ है या कौन सी एक्सिस की डेविएशन कर रहा है. इसलिए J point is also significance is that for analysis of electrical axis of the injury potential, which can be seen by drawing the horizontal isoelectric line across the J point. इसमें J point विजिबल होगा, और आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस J point को रखते हुए QRS कॉम्प्लेक्स के बाद QRS, एंड देन यू विल ड्रॉ J point आ जाएगा. जहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करा तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा जो करंट ऑफ इंजरी है वो कहाँ है और कैसा पॉइंट शो कर रहा है. ठीक है? This is actually a diagram. J point as the zero reference point over here, which is reference to the zero potential of the ECG for lead 1 and 3. Also the method for plotting the axis of the injury potential. तो ये आपका जो इंजरी पोटेंशियल है, यहाँ आपकी लीड 3 में अब कहाँ डिफ्लेक्शन है? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, मैं बार बार आपसे पूछती हूँ. नेगेटिव साइड पर है, और यहाँ आपके क्या है? अपवर्ड डिफ्लेक्शन है लीड 1, तो ये पॉजिटिव साइड पर है. अब ये किस रेंज में आ रहा है आपका? yes, left axis deviation के रेंज में. तो now you are able to tell कि यहाँ जो है जो आपका इंजरी का पॉइंट था वो आपका क्या कर रहा है? वो आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कॉज की हुई है करंट ऑफ इंजरी में. ठीक है? और प्रॉबली जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट आपके हार्ट वेंट्रिकल में हो सकती है या एट्रियम में हो सकती है. ठीक है? इसमें अब ये इंटीरियर वॉल इन्फेक्शन जो है दैट इज गोइंग टू शो. अब लीड 1 में डिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है? ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन नीचे आ रही है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है, बराबर आ रही है. तो ज्यादा जो है आप उसमें नीचे की तरफ, सो यू विल ड्रा ओवर हियर नेगेटिव साइड. और लीड 3 में दिस इज बिजार कॉम्प्लेक्स, डाउनवर्ड ज्यादा आ रही है, तो आप इसकी इस तरफ ड्रॉ करेंगे. तो देन दिस इज इन right axis, so cause is right axis deviation. Here again the posterior wall infarct 3 में कहाँ आ रहा है? This is over here, downward deflection in V2 3. 2 में here, so ये आप लोगों से वैसे कुछ नहीं, कोई नहीं पूछे. अब हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जो आपकी करंट ऑफ इंजरी है उसका मेजर कॉज क्या है? आपका कोरोनरी इस्कीमिया है या क्लूजन है? मेजर कॉज ऑफ इंजरी पोटेंशियल. इसमें ये क्या होता है कि आपकी जो मसल की मेम्ब्रेन की रीपोलराइजेशन है वो आपके इस्कीमिया में नहीं होगी, और हार्ट मसल जो है does not die because there is sufficient muscle is present, which is will not cause sufficient to cause normal repolarization of the membrane. As long as this state exists, injury potential to flow during the diastolic portion of the TP portion of each heart cycle. तो आपकी जो है repolarization उतनी अच्छी नहीं होगी अगर इस्कीमिया का cause present होगा करंट ऑफ इंजरी में. Now comes your abnormalities of the T wave. Repolarization में क्या क्या abnormalities आ सकती हैं? आपकी जो T wave है वो नॉर्मल है, upward deflection शो कर रही है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रही है, या आपकी जो है वो फ्लैटनिंग शो कर रही है, क्या चीजें शो कर रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली आपकी टी वेव किस पोजीशन में होती है?
पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है ऑल द स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स में, and this is called by repolarization of the apex and outer surface of the ventricles ahead of the interventricular septum. If you do remember, I have told you that repolarization can be done in the last portion of the sub जो सेप्टम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वो लास्ट पोर्शन होता है टू बी रिपोलराइज। तो यहाँ क्या है कि रिपोलराइजेशन ऑफ द एपेक्स भी होगी और बाकी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में होगी, तो टी वेव जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन में मोस्ट ऑफ द लीड्स में नजर आएगा। लेकिन अगर जो है रिपोलराइजेशन एबनॉर्मल हो जाए, कोई करंट ऑफ इंजरी प्रेजेंट है, तो जो आपकी टी वेव है वो या तो ये कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगी लीड्स पे, डिप्रेस्ड हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि वो जो है उसकी स्लाइट डिप्रेशन हो या फिर अपवर्ड ही हो जाए। अब इन्वर्टेड टी वेव्स इन 3 कॉजेस में आप याद कर लें इन्वर्टेड टी वेव्स हो सकती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि ये एट द टाइम ऑफ अगर आप उसका करेंगे तो ईसीजी जब करते हैं, पेशेंट आता है तो तब ईसीजी करते हैं तब वो विजिबल होती है, या फिर ओल्ड मायोकार्डियल इस्केमिया में भी समटाइम इन्वर्टेड टी वेव्स हो सकते हैं, या फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो सकती है। बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। ये एब्नॉर्मैलिटीज डिटेल में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कार्डियक एरिथमियास वाले चैप्टर में। या फिर एक ड्रग होती है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जो ड्रग होती है वो वैसे तो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं, लेकिन जब एक्सेस में दे दें, डिजिटल टॉक्सिसिटी ज़्यादा एक्सेस में आप डिजिटैलिस ड्रग दे दें पेशेंट को, तो वो जो है हार्ट की जो है बजाय से उसको स्ट्रॉन्ग करे, उसमें बायफेजिक या ट्राइफेजिक इवन जो है वो पीक्ड वेव्स जो हैं टी वेव्स की दे सकते हैं इन केस ऑफ योर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। इसमें रीजन क्या होता है कि when conduction of the depolarization impulse to the ventricle is greatly delayed, the T wave is almost always of opposite polarity to that of QRS complex. कि जब डिले हो गया आपकी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन ज्यादा देर के लिए रह गई, तो जो रीपोलराइजेशन है वो जल्दी नहीं होगी और टी वेव जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। और ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि देयर कैन बी बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स में होंगी तो एबनॉर्मलिटी होगी आपकी कंडक्शन पाथवे में। Abnormal short period of depolarization will result in T wave inversion. शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टी पोलराइजेशन कब अक्कर होती है? जब आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाए। रीजन क्या होती है कि जो परमेबिलिटी है आपकी पोटेशियम आयंस की वो इंक्रीज हो जाती है, पोटेशियम जो है वो इंक्रीजली बाहर जाना शुरू कर देता है और मेम्ब्रेन आपकी रीपोलराइज अर्ली नहीं होती। ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर मायोकार्डियल इस्कीमिया। और आई हैव टोल्ड यू कि डिजिटल टॉक्सिसिटी में इन्वर्टेड टी वेव होगी। अब इन्वर्टेड टी वेव का क्या मतलब है कि टी वेव की डिफ्लेक्शन हमने बताया था कि ज्यादातर केसेस में अपवर्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस केस में है? आपके जो नंबर 1 इज योर डिजिटल टॉक्सिसिटी, नंबर 2 योर मायोकार्डियल इंफार्क्शन और बंडल ब्रांच ब्लॉक्स। ठीक हो गया। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो ये कि करंट ऑफ इंजरी में जे पॉइंट से आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीपी सेगमेंट देख लेंगे। अब या तो एसटी सेगमेंट होते हैं, एस से लेके टी तक एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज योर एसटी सेगमेंट। तो वो या तो एलिवेटेड होगा या डिप्रेशन होगा, कुछ भी नजर आ सकता है आपकी ईसीजी के ऊपर। तो फिर उसके बाद आपकी जो टी वेव है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाइपर एक्यूट टी वेव हो गई या इन्वर्टेड हो गई। और ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में अगर पुरानी आप किसी पेशेंट की, हार्ट पेशेंट की ईसीजी उठा कर देख लें, फैमिलीज में अल्लाह रहम करे कि कईयों पे होती हैं कि जिनकी ईसीजीज हुई हुई होती हैं, तो आप पुरानी देख के उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्यू वेव्स अपीयर हो जाते हैं, तो क्यू वेव्स कैन बी डेवलप। ये जो ईसीजी की चेंजेस 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टीपी सेगमेंट की जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई है, एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट है, या जे पॉइंट आएगा, इन्वर्टेड या हाइपर एक्यूट टी वेव और डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव्स। ये 4 पॉइंट्स आप ऐसे याद कर लें फॉर ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल फंक्शन। आपसे कोई ये नहीं एग्जाम में कहेगा कि ये लो बेटा ईसीजी और इसको आप रीड करें। You can come across a SCQ कि what are the ECG changes in myocardial infarction, या आपको कुछ सिनेरियो दे देंगे कि एक पेशेंट आया था, उसको
severe pain की left arm में, and he is going to be unconscious, and on ECG recording there are myocardial infarction changes. So what are the changes you can see on the ECG? So then you have to write down all these 4 changes. What are these? There will be appearance of current of injury or J point appearance, elevation or depression of ST segment, displacement of TP segment, and inverted or hyperacute T wave, and development of Q waves. See, this is the 4 points you have to have mentioned. Then these are actually posterior myocardial infarction. This is, I have already told you कि आपने जो है ये देखें, ये peaked waves है. Peaked, as I have shown you, ये जो inverted और hyperacute T waves. This is hyperacute T wave. ठीक? This is your J point, and this is another wave before the QRS complex appearance. Q wave इतनी ज़्यादा clear नहीं होती normally, तो इसमें जो है अगर आप देखें तो Q wave is very much clear about it. This is a video which I want to show you. आवाज़ तो इसकी नहीं आएगी, इसका लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी, और ये आपकी वेक्टर से रिलेटेड है कि हाउ यू कैन मेजर द वेक्टर. आवाज़ आपको तो नहीं आएगी लेकिन मुझे आ रही है, तो मैं आपको कि ये वेक्टर्स हैं, डिपोलराइजेशन हो रही है तमाम हार्ट में, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि ये हार्ट की डिपोलराइजेशन हो रही है. ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं हार्ट में. ये वेक्टर था, ये आपका कौन सा रेंज था? नॉर्मल. नॉर्मल ये है, ये लेफ्ट एक्सिस है, ये राइट एक्सिस है. +90, -90, -30. लीड 1, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी तो पॉजिटिव है. अगर यहां से दूर जा रहा है तो ये आपकी ईसीजी में नेगेटिव होगी. ये नॉर्मल एक्सिस है. ये लीड 1 थी, ये लीड 2 की डिफ्लेक्शन दिखाई है. अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव में आएगी. ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में अगर लीड 1 और लीड 2 में दिखाया हुआ, मेनली लीड 1 पॉजिटिव होती है. और ये लीड 2 का है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है. लीड 1 और लीड 2 में मोस्टली डिफ्लेक्शन पॉजिटिव सेक्टर में होती है. ये आपका जो है ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है. ये नॉर्मली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ईसीजी पर. दिस इज नॉर्मल एक्सिस. बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए. ये पॉजिटिव है कि लीड 1 में पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ गया हुआ है डिफ्लेक्शन. अब लीड 2 में डिफ्लेक्शन कहाँ नजर आ रही है? डाउनवर्ड. अब डाउनवर्ड है तो अब आपने कहाँ करना है? ठीक है, माइनस की तरफ ड्रॉ करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, अब इनमें भी आ सकता है वेक्टर. When lead 1 is negative, look at the lead 3. कहते हैं जब लीड 1 नेगेटिव हो तो आपने इसमें देखना है, एवीएफ में. राइट एक्सिस डेविएशन.
180 डिग्रीज। अगर ये नेगेटिव है तो AVFP नेगेटिव हो गया, दिस एरिया ऑफ द अपस्टेयर्स। ये नॉर्थ एक्स एक्सिस आप ना याद करें कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा टू मच हो जाएगा, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपने जो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है वो आपका -30 से लेके +90 तक है। दिस इज योर -30 टू -90। और ये लीड्स में आपको कैसे नजर आता है? लीड्स में अगर आपको अपवर्ड लीड 1 में डिफ्लेक्शन शो आ रही है तो आपने लीड 2 देखनी है, और अगर लीड 1 नजर आ रही है डाउनवर्ड तो आपने लीड जो है वो 3 देखनी है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के कॉजेस देखने और आपने left axis division के causes देखने। Then this chapter is now you're finished. Inshallah we will start your new chapter next time. और अब आपने कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? आपकी मैं चैट्स देख लेती हूँ, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। अच्छा जी, आपने एक बच्चे ने ये पूछा है कि आपका जो है जे पॉइंट रिपीट कर। जे पॉइंट बेटे जब आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आ जाते हैं, एक किसी भी ईसीजी की आपने स्ट्रिप ली है तो आपको विजिबल हो जाएगा एक पॉइंट, ठीक है, उस जे पॉइंट पर। जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एंड पर, एस पॉइंट के एंड पर आपने लाइक दिस, आई विल शो यू ईसीजी। तो ईसीजी में तो क्या हो गया, ईसीजी में अब आपने एक लाइन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यानी कि लाइन उस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ आपने ड्रॉ करनी। जब आपने उसके साथ लाइन ड्रॉ करनी है तो जो पॉइंट बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एंड में आएगा, जब आपको पता चले कि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, इफ यू सी दिस लाइन, ये देखो सीधी लाइन आ रही है, इस लाइन के साथ साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज कॉल्ड एज जीरो रेफरेंस पॉइंट लाइन, जीरो पॉइंट, कि जब कोई करंट नहीं हार्ट के इर्द गिर्द जा रहा, ना करंट आ रहा है ना जा रहा है, बल्कि ये एक सीधी लाइन है। हार्ट जो है पोलराइज स्ट्रेट में, बेशक वो करंट ऑफ इंजरी वहां प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, वो एक सीधी लाइन दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है ऐसे, ठीक है। दिस इज आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रिक मीन सेम लाइन है। दैट पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उसको आप कह रहे हो, देखो ये देखो यहाँ भी, ये जो लीड 1 में है इसमें भी एक ये सेगमेंट ऐसा आया हुआ है पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट होगा ये जो बिल्कुल एक नुक्ते पर पॉइंट है जब सीधी लाइन आके आई है, दैट इज कॉल्ड एज जे, ठीक है, जब कोई करंट नहीं हार्ट के अराउंड पास कर, दैट इज जे। फिर अब बेटे एक बच्चे ने कहा है कि आप हायर वोल्टेज जो ईसीजीज हैं वो एक्सप्लेन कर दो। तो बेटे हायर वोल्टेज ऑफ जो ईसीजी है वो तब होती है जब आपका या तो राइट साइड का हार्ट बहुत बड़ा हो गया और बड़ी सा क्यूरस कॉम्प्लेक्स, ब्रॉड सा क्यूरस कॉम्प्लेक्स दे रहा है, और या ये है कि आपका जो लेफ्ट हार्ट है वो भी बड़ा हो गया। अब जब राइट हार्ट बड़ा होता है तो उसके क्या कॉजेज होते हैं? उसके कॉजेज हो सकते हैं आपके बेटा कि राइट हार्ट में जो आपका पल्मोनरी वाल्व है वो स्टेनोटिक हो गया, या फिर ये हो गया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई। और अब आपके लेफ्ट हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वहां से क्या चीज निकलती है आपकी, आपका एओर्टा निकलता है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, या फिर ये है कि आपकी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है इसमें से आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पूछी जा सकती है, लेकिन आप मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें याद रखो कि हायर वोल्टेज किस वजह से हो सकती है, और अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो वो 4 मिली वोल्ट से ज़्यादा होगा। नॉर्मल वोल्टेज कितनी थी? 0.5 से 2 मिली वोल्ट, आपको ये दिखाई थी, मैंने बताई थी कि ये नॉर्मल होती है। और ये कहाँ से, टॉप ऑफ द आर वेव से लेके एस वेव तक आप जो है वो काउंट करें, ठीक है। दिस इज योर end of chapter. Any question more? कोई और क्वेश्चन बेटा? ओके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वेव्स, एबनॉर्मलिटीज। अब ये जो वेव्स की आप बात करते हो बेटा, ये टी वेव की हम बात कर रहे हैं। टी वेव किस लिए होती है? टी वेव बेटे आपकी होती है जो कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रही है, ठीक है।
तो जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है वो आपकी टी वेव से शो करती है। तो ये आपकी पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, हाइपरकलीमिया में या हाइपोकलीमिया में भी टी वेव्स आती हैं, वो भी याद करनी है साथ साथ। प्लस आपने इस्कीमिया में याद रखना है, सेकेंडली आपने डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में याद रखना है, और थर्डली आपने बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो सकता है। 3 जगहों में आपकी इन्वर्टेड टी वेव्स आती हैं, ये आपने मेमोराइज कर लेनी है तीनों चीज। ठीक, अगर आपको मैं डायग्राम वो जो स्लाइड है वो भी दिखा देती हूँ, उसमें 3 आपने पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। अब इस चैप्टर में से आपका 3 चीजें आ सकती हैं, या आपको कोई डेविएशन ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन के एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के एमसीक्यूज आ सकते हैं, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है कि जो है डिफाइन करंट ऑफ इंजरी, व्हाट इज जे पॉइंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ योर जे पॉइंट, एमसीक्यूज अगेन the causes of inverted T waves, write down the ECG changes in myocardial infarction. ठीक, any question, कोई भी question हो बेटे, you can ask me, और wish you all the best. Inshallah we will discuss next week, next chapter. Thank you very much.